मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जागने पर विक्रांत का पहला विचार यही था। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई घाव हो। इतना दर्द हो रहा था ही कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खोपड़ी फटने वाली है। जैसे ही उसकी चेतना साफ हुई, उसने महसूस किया कि वह एक घोड़े की गाड़ी पर सवार था। उसका शरीर चलती गाड़ी की लय के साथ उछल रहा था, जिससे घाव में शॉक वेव फैल रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे कई बार तेज सांसें लेनी पड़ी। अपनी आंखें खोलकर उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसकी दृष्टि में खोखले तख्तों से बनी दीवारें थीं। इस गाड़ी में उसके साथ कई गोरे बाल और नीली आंखों वाले युवक सवार थे। उनकी आंखें अपनी कल्पना में बंद थीं। उनमें से किसी ने भी उसकी ओर एक नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। वह गाड़ी के फर्श पर लेटा हुआ लग रहा था। लकड़ी से निकलने वाली कड़कड़ाती ठंड को महसूस करते हुए विक्रांत को एहसास हुआ कि उसका शरीर अब और अधिक समय तक लेटे रहने में सक्षम नहीं होगा। सर्दी से बचने के लिए उसने जल्दी से उठने की बहुत कोशिश की। उस पल उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया। दर्द अचानक हुआ और अपने साथ अजीब यादों की बाढ़ ले आया। बेहोश होते ही विक्रांत की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। आरव, आरव उठो। विक्रांत ने अपनी स्तब्धता में सुना और अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह पुनर्जन्म है? उसे अभी भी ऊर्जा रिएक्टर के विस्फोट से निकलने वाली चमकदार लपटें साफ साफ याद थीं, जिससे उसकी सुरक्षा की कमी के कारण बच पाना असंभव था। इसके अलावा लकड़ी के तख्तों से बनी इस तरह की गाड़ी को उसकी पुरानी दुनिया में एक प्राचीन वस्तु माना जाता था और निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अपने दिमाग में नई यादों को व्यवस्थित करने के बाद विक्रांत को अपने शरीर और इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। यह क्षेत्र यूरोपीय मध्य युग के समान युग में था, लेकिन इस दुनिया में उससे कहीं ज्यादा कुछ था। एक रहस्यमयी शक्ति की मौजूदगी, जादू की मौजूदगी। उसके वर्तमान शरीर के मूल मालिक का नाम आरव फॉरलियर था और वह एक छोटे से रईस का बेटा था। उसे जादूगर बनने की प्रतिभा के लिए परखा गया था और इस तरह उसके पिता विस्काउंट जॉन फॉरलियर ने उसे जादूगर बनने की अनुमति देने के लिए तार खींचे थे। वह जिस घोड़े की गाड़ी पर सवार था, वह जादू अकादमी की ओर जा रही थी, जिसने उसे जगाया था। वह एक बड़ा युवा पुरुष था। उसकी बड़ी आंखें उसकी मोटी भौहों से घिरी हुई थीं, जो उसकी लंबी सीधी नाक और चमकीले सुनहरे बालों के साथ मेल खाती थीं। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा कोमल था, जो उसकी जवानी को दर्शाता था, लेकिन उसका शरीर मजबूत और मांसल था। वह बेहद मर्दाना लग रहा था। यह देखकर कि विक्रांत जाग गया था, लड़का खुशी से हंसा। हाँ हाँ आरव, तुम आखिरकार जाग गए। अगर तुम कुछ मिनट भी देर से आते तो शायद तुम रात के खाने तक नहीं पहुंच पाते। तुम भूखे नहीं रहना चाहते न, है ना? विक्रांत ने अपनी आंखें नीची कर लीं। कुछ सोचने के बाद उसने इस व्यक्ति की पहचान का पता लगा लिया। धन्यवाद जॉर्ज। इस गाड़ी पर सवार सभी युवकों का परीक्षण किया गया था कि उनमें जादू की प्रतिभा है। जॉर्ज एक काउंट का वैध बेटा था और उस समय वह एक पसंदीदा व्यक्ति था। जब उसके उपहार का पता चला तो काउंट ने जादू अकादमी में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए और कई तरह के प्रयास किए। एक काउंट विक्रांत ने मन ही मन सोचा। उसे आरव के पिता विस्काउंट जॉन फारलियर की यादें वापस आ गईं। उनकी जमीनें विक्रांत के पिछले जीवन के एक शहर जितनी बड़ी थीं और उनके अधीन हजारों सैनिक थे। इस दुनिया में कुलीन पद व्यक्तिगत ताकत से अनिवार्य रूप से जुड़े हुए थे। जॉर्ज के पिता एक काउंट थे, जिसका मतलब था कि उनकी संपत्ति कम से कम कई शहरों के बराबर थी और उनकी वार्षिक आय कुछ हजार सोने के सिक्के थी। और इतने सारे वित्त और शक्ति के बावजूद जॉर्ज को इस गाड़ी में लाने के लिए उन्हें बहुत प्रयास करना पड़ा। विक्रांत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि आरव के पिता ने उसके लिए ऐसा कैसे किया। जब वह इस सवाल पर विचार करना शुरू कर रहा था तो उसके सिर में एक और तेज दर्द हुआ और उसके दिमाग की आंखों में एक और दृश्य दिखाई दिया। वह एक अंधेरे कमरे में था, जिसके किनारों पर पुरानी अलमारियां थीं, जो पुरातनता की भावना से भरी हुई थीं। आसपास का वातावरण धूल से भरा हुआ था। मंद रोशनी में जॉन फॉरलियर ने गंभीरता से उसे एक अंगूठी देते हुए कहा, आरव मेरे प्यारे बेटे, यह हमारे फॉरलियर परिवार की विरासत है। एक मैगस से एक वादा। आपके दादा ने एक बार एक घायल मैगस की मदद की थी और बदले में उन्होंने उसे यह अंगूठी उपहार में दी थी। यह अंगूठी एक वादा है।
यदि आपके दादा के वंशजों में से किसी के पास जादू का उपहार था, तो वे इस अंगूठी का उपयोग करके मुफ्त में जादू अकादमी में प्रवेश कर सकते थे। मैं इसे अब आपको देता हूं, इस उम्मीद में कि आप फॉरलियर परिवार का गौरव बन सकते हैं और हमारी विरासत को बनाए रख सकते हैं। अंगूठी विक्रांत की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दाहिना हाथ अवचेतन रूप से उसकी छाती पर चला गया। जैसे ही उसका हाथ उसके कपड़ों को छूता है, वह नीचे एक ठोस महसूस कर सकता है। धातु की अंगूठी अभी भी वहां थी। अपने दिल में राहत की सांस लेते हुए वह अपने आप से कहना चाहिए, ओ, या तो उन लोगों ने इसे खजाने के रूप में नहीं पहचाना, या फिर किसी तरह का प्रतिबंध है। किसी भी तरह भगवान का शुक्र है कि इसे छीना नहीं गया। विक्रांत अपने पिछले जीवन में एक वैज्ञानिक था और जादू जैसी रहस्यमयी शक्ति का जिक्र ही उसके मन में इस बारे में कुछ शोध करने की इच्छा जगाता था। इसके अलावा वह घर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने प्रवेश का इतना महत्वपूर्ण सबूत खो दिया था। हालांकि उसने इस शरीर और यहां तक कि इसकी यादों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, फिर भी वह मूल आरव से बहुत अलग था। उसके परिवार के सदस्य, जिन्होंने उसके साथ कई साल बिताए थे, आसानी से अंतर बता सकते थे। अगर वे उसे किसी राक्षस के कब्जे में समझ लेते और शायद उन रहस्यमयी जादूगरों में से किसी से जांच करने के लिए कहते, तो इस बात की बहुत संभावना थी कि उसे पकड़ लिया जाता। हालांकि अगर मैं किसी जादू अकादमी में प्रवेश कर सकता हूं, तो शायद मैं कम से कम कई सालों तक वापस नहीं आऊंगा। उस समय तक व्यवहार में कोई भी बदलाव सामान्य बात मानी जाएगी। मैगी को अजीब और विलक्षण माना जाता है। उस समय यह अजीब होता अगर मैं बिल्कुल भी नहीं बदलता। अगर मैं बदल जाता तो नहीं। जैसे ही वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक एक जोड़ी मजबूत बड़े हाथों ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। तुम किस बारे में सोच रहे हो? जॉर्ज ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। विक्रांत ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर एक बार फिर से उसे पकड़ लिया। अभी भी दर्द में उसने अचानक अपना सिर घुमाया और जॉर्ज को देखा, जिससे लड़के का दिल अपनी जगह पर रुक गया। उसे लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। विक्रांत ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, प्यारे जॉर्ज, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? इसके बजाय मुझे इतने लंबे समय तक ऐसे ही फर्श पर लेटे रहने दिया। हे मैंने तुम्हें इतनी अच्छी नींद लेते हुए देखा और मुझे लगा कि तुम्हें वहां लेटना अच्छा लग रहा है। जॉर्ज ने शर्म से अपना सिर खुजलाया, हालांकि उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। विक्रांत की जानलेवा निगाहों के नीचे उसने आखिरकार आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, ठीक है। तुम्हें मेरी देवी को अपमानित करने के लिए किसने कहा? उसे अपमानित करना अभी भी ठीक है। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं इतना छोटा व्यक्ति नहीं हूं। अफसोस, पूरी गाड़ी अब तुम्हारे साथ दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है, और मैं भी अलग थलग नहीं रहना चाहता अपमान। देवी विक्रांत ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया कि उसे क्यों पीटा गया था। यह अमेलिया नाम की एक लड़की थी। हालांकि वह केवल 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर पहले से ही अच्छी तरह से विकसित और कामुक था। उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों के अलावा यह कामुक आरव के लिए एक बड़ा आकर्षण था। मूल आरव कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था। उसने 12 साल की उम्र में अपना कौमार्य खो दिया था, और उसके बाद उसने कई अन्य लोगों के साथ या तो बहकाया या जबरदस्ती की, और अब तक 100 से अधिक महिलाओं के साथ सो चुका था। वह अपने पिता की संपत्ति के अभिशाप के रूप में जाना जाता था। जैसे ही विक्रांत ने यादों को खंगालना समाप्त किया, उसने एक बार फिर तिरस्कार में अपनी आंखें घुमाई। कोई आश्चर्य नहीं कि यह शरीर इतना कमजोर और कमजोर था, या सिर्फ छोटों के कारण नहीं था। पीछे मुड़कर देखने पर यह स्पष्ट था कि आरव को अपने क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की आदत हो गई थी, और जब उसने अमेलिया को देखा तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। पहले कुछ बार यह अभी भी सामान्य था, छेड़खानी करना और उसके साथ छेड़खानी करना। हालांकि अंत में उसने हिंसक तरीकों का सहारा लिया था। जब विक्रांत ने ये यादें देखीं, तो वह मूल व्यक्ति को बेवकूफ कहने से खुद को रोक नहीं सका कि अमेलिया एक छोटे देश की राजकुमारी थी और आरव अभी भी उसका बलात्कार करना चाहता था। क्या उसकी खोपड़ी में दिमाग था, या यह सिर्फ गंदगी थी? धिक्कार है। उसके बाद जो हुआ वह बिना कहे ही समझ में आ गया। आरव को फूल रक्षकों के एक समूह ने एक क्रूर सबक सिखाया। अंततः छोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
इससे अंततः विक्रांत को फायदा हुआ। है ये अमेलिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। कितना षड्यंत्रकारी दिमाग है विक्रांत। इस विचार पर ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है अब। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। आखिरकार मैं अब आरव फार्लियर हूं। विक्रांत ने अपने दिल में कसम खाई। आरव को अपनी यादों में एशियाई लोगों जैसी किसी चीज का जिक्र नहीं मिला। इस नई पश्चिमी दुनिया में अपने खुद के नाम का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होगा। विक्रांत ने चारों ओर देखा और पाया कि विशाल गाड़ी के अंदर कोई और नहीं था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जॉर्ज उसे बुलाने आया था। कोई बात नहीं, मुझे अभी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है जॉर्ज। क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? विक्रांत खड़ा हुआ और अपने शरीर को तान दिया। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर दर्द हो रहा था, लेकिन इसने उसकी हरकतों में बाधा नहीं डाली और उसके सिर के पीछे का घाव पहले से ही पपड़ी बन चुका था। हे किरिक, मुझे पता था कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। जॉर्ज ने हंसते हुए एक छोटी बोतल आगे फेंकी। यह मेरे परिवार का गुप्त उत्पाद है। मैंने सुना है कि इसका इस्तेमाल आमतौर पर नाइट ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है और यह किसी भी शारीरिक चोट के खिलाफ बेहद प्रभावी है। जब जॉर्ज बोल रहा था तो उसने चुपके से इधर उधर देखा। ठीक है, डिनर शुरू होने वाला है। मैं सबसे पहले वहां जा रहा हूं। तुम्हें जल्दी से दवा लगानी चाहिए और जल्दी से वहां पहुंच जाना चाहिए। याद रखना, हमारी दोस्ती के बारे में किसी और को मत बताना। जब उसने बात खत्म की, बोलते हुए वह हवा के झोंके की तरह भाग गया था। जॉर्ज की आकृति को दूर तक गायब होते देख विक्रांत अपने माथे पर मालिश करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि इस आरव ने वाकई एक ततैया का छत्ता उड़ा दिया था। क्या यह इतनी बड़ी बात थी? उसकी यादों ने उसे बताया कि इस दुनिया के लोग सेक्स के बारे में काफी खुले हैं। इस बिंदु पर वह स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अपने कपड़े उतारते हुए विक्रांत ने जल्दी से अपने शरीर पर लगी चोटों पर दवा रगड़ी। हस्से शापित जॉर्ज, क्या वह जाने से पहले दवा लगाने में मेरी मदद नहीं कर सकता था? विक्रांत ने दवा लगाते समय कई बार ठंडी सांसें लीं। दवा बेहद असरदार थी। जैसे ही उसने इसे लगाया, ठंडक का एहसास हुआ और दर्द गायब हो गया। अपने शरीर पर लगे घावों से निपटने के बाद विक्रांत ने अपने कपड़े पहने और गाड़ी का दरवाजा खोला। वो हल्की हवा चली। सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, हर जगह सुनहरे लाल रंग में रंग रहा था। विक्रांत की आंखें नम हो गईं और उसने बुदबुदाया, कोई बात नहीं, जिंदा रहना अच्छा लगता है। आसपास की ओर देखते हुए उसने देखा कि कई बड़ी गाड़ियां एक घेरा बनाकर एक कच्चा अस्थायी शिविर बना रही थीं। बीच में एक बड़ी आग जल रही थी। आग के चारों ओर कई युवा बैठे थे। जमीन पर बिछे कपड़े के मैट पर आराम कर रहे थे। वे अपने हाथों में रोटी खाते हुए एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और खेल रहे थे। विक्रांत एक टेबल की ओर चला गया जिस पर काफी सारी रोटियां और जूस रखे हुए थे। उसकी यादों के अनुसार यहीं पर खाना बांटा जाता था। जब वह उस इलाके के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग कतार में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने विक्रांत को देखा, उनकी निगाहें उपहास की ओर मुड़ गईं। हालांकि विक्रांत खुद को मोटी चमड़ी वाला समझता था, फिर भी उसे यह सहन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर भी वह वहां से नहीं गया। चाहे कुछ भी हो, उसे अभी भी खाना था। जल्दी करो, एक कर्कश आवाज गूंजी। तो सॉरी, लेडी एंजेलिया, एक झाईदार लड़के ने जल्दी से माफी ने मांगी और भागने से पहले अपना हिस्सा खा लिया। बीप, खतरे की चेतावनी। खतरे की चेतावनी। होस्ट बॉडी खतरे के स्रोत के बेहद करीब है। कम से कम 1000 मीटर दूर जाने की सलाह दी जाती है। एआई चिप। यह विक्रांत की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने दिमाग में यांत्रिक आवाज सुनी। क्या यह मेरे पिछले जीवन से सहायक एआई चिप नहीं है? यह मेरे साथ पुनर्जन्म कैसे ले सकता है? यह समझ में नहीं आता। उसे विश्वास करना मुश्किल लगा। उसने खुद से सोचा, एआई चिप, मेरे दिमाग को स्कैन करो और सहायक प्रणालियों का पता लगाओ। एक पल के बाद एआई चिप की यांत्रिक आवाज ने उत्तर दिया। बीप स्कैन पूरा हुआ। होस्ट के दिमाग में कोई बाहरी अस्तित्व नहीं पाया गया। मां, मेरे शरीर को स्कैन करो और इसके आंकड़े दिखाओ। इस कथन का जवाब एक और यांत्रिक ध्वनि से मिला। बीप स्कैन पूरा हुआ। विक्रांत फॉर्लियर, ताकत 0.4, चपलता 0.5, जीवन शक्ति 0.4, स्थिति सिर के पीछे खून बह रहा है। मुलायम ऊतकों में कई चोटें हैं।
मेजबान के शरीर में कोई एआई चिप मौजूद नहीं है। विक्रांत की आंखों के सामने एक 3D होलोग्राम दिखाई दिया इसने। विक्रांत के अपने शरीर को प्रदर्शित किया और बगल में आंकड़े दिखाए। कोई एआई चिप नहीं, एआई चिप एक भौतिक पदार्थ के बराबर है। यह पुनर्जन्म के दौरान मेरी आत्मा का अनुसरण कैसे कर सकता है? विक्रांत ने खुद से सोचा। ऐसा लगता है कि विस्फोट या मेरे पुनर्जन्म के दौरान कुछ असामान्यता हुई है और एआई चिप के कार्य मेरी आत्मा के साथ जुड़ गए हैं। अगर मैं अभी भी अपनी पिछली दुनिया में होता तो यह एक बड़ी खोज होती। यह न केवल आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भौतिक पदार्थ और आत्मा संभवतः एक दूसरे को बदल सकते हैं। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के बूढ़े लोगों का समूह पागल हो जाएगा। यह अफसोस की बात है कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इस तरह की एआई चिप उनकी पिछली दुनिया में वैज्ञानिकों के लिए जरूरी थी। मानवाधिकारों और सचेत विचारों से जुड़े मुद्दों की वजह से इस तकनीक में अपनी कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। इसके बजाय यह दो प्राथमिक कार्य करती थी: डेटा भंडारण और विश्लेषण। यह अपने होस्ट के आदेश पर डेटा का विश्लेषण करता, डेटा के नमूने इकट्ठा करता और निष्कर्ष निकालने के लिए सिमुलेशन चलाता। इसकी भंडारण क्षमता और भी सरल थी। यह होस्ट द्वारा अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की गई हर चीज को संग्रहित करता और उसे रिकॉर्ड करता। अनुभवजन्य डेटा से पता चला कि इसमें 10,000 से ज्यादा सालों की घटनाओं को संग्रहित करने की क्षमता थी। एआई चिपेर मेरी आत्मा एक साथ क्यों मिल गई? वहां मैं इस तरह के सवाल पर बाद में विचार करूंगा, जब मेरे पास ऐसा करने की क्षमता और योग्यता होगी। कम से कम इस आई चिप के साथ मेरे पास इस दुनिया में कुछ संसाधन है। विक्रांत के मुंह के कोने अचानक एक शानदार मुस्कान के साथ उठे। वह जानता था कि इस मध्ययुगीन काल में भविष्य की तकनीक के परिणाम के पास होना निश्चित रूप से भविष्य के लिए कुछ असाधारण रास्ते खोल देगा। फिर भी इस विक्रांत का शरीर वास्तव में अपने सामने आंकड़े देखकर विक्रांत अवाक रह गया। दिखाए गए ये आंकड़े एक वयस्क के शरीर विज्ञान के प्रत्येक पहलू को एक मानक के रूप में आधारित थे। सैद्धांतिक रूप से औसत वयस्क के प्रदर्शित आंकड़े सभी एक के आसपास होंगे। हालांकि यह विक्रांत केवल 13-14 साल का था, फिर भी उसके आंकड़े बहुत कम थे। अम्मा, यह सही नहीं है। यह संभव है कि इस दुनिया में लोगों के शरीर आम तौर पर कमजोर हों। एआई चिप मेरे आसपास के लोगों के शरीर को स्कैन करें और उनके आंकड़े दिखाएं। बीप कार्य स्थापित हुआ। सांख्यिकी संग्रह आरंभ हुआ। लगभग एक क्षण में विक्रांत के सामने आसपास के लोगों के शरीर के 3D होलोग्राम प्रकट हुए, जो उनके आंकड़े प्रदर्शित कर रहे थे। नाम अज्ञात, लिंग पुरुष, शक्ति 0.9, चपलता 1.1, जीवन शक्ति 0.8। नाम अज्ञात, लिंग पुरुष, शक्ति 1.2, चपलता 0.8, जीवन शक्ति 1.0। नाम अमेलिया, लिंग महिला, शक्ति 0.8, चपलता 1.2, जीवन शक्ति 0.7। तो फिर ऐसा लगता है कि इन लोगों के शरीर मेरी पिछली दुनिया के लोगों से ज्यादा मजबूत हैं। यह आरव तो एक लड़की से भी कमतर है। मुझे उसके लिए शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। आरव ने अपने आसपास के माहौल को देखा। यहां सभी लोग उसकी उम्र के आसपास के युवा थे। वहां एक बहुत ही नाजुक और कमजोर लड़की थी, जिसके आंकड़े उससे कहीं बेहतर थे। आरव की, जिससे उसे घोर निराशा महसूस हुई। ऐसा लगता है कि यह आरव एक बेकार जोंक है, एक अत्यधिक कामुक कचरा है जिसका कोई नियंत्रण नहीं है। नाम अज्ञात, लिंग पुरुष, शक्ति 3.3, चपलता 2.5, जीवन शक्ति 3.2। सावधान सावधान, यह जीवन रूप अत्यधिक खतरनाक है। अनुशंसा मेजबान को तुरंत कम से कम 1,000 मीटर दूर चले जाना चाहिए। लगातार 3 बार लाल चेतावनी चमकी। इससे आरव सदमे की स्थिति में आ गया। औसत आंकड़े 3.0। आरव ने यह जांचने के लिए कि आई चिप ने कोई गलती तो नहीं की है, कई बार जानकारी को स्कैन किया, जिसके बाद वह पूरी तरह से अवाक रह गया। यहां तक कि विश्व चैंपियन के पास भी इस तरह के आंकड़े नहीं थे। यह व्यक्ति आसानी से लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता था कि वे मेरी पिछली दुनिया में सुपरमैन थे। एक वैज्ञानिक के रूप में आरव अच्छी तरह से समझते थे कि 3.2 के आंकड़े का मतलब है कि व्यक्ति की लड़ने की क्षमता, वायरल प्रतिरोध और शरीर की रिकवरी की गति सभी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक थी। दिखाए गए विभिन्न आंकड़े
एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक होना सिर्फ संख्याओं को जोड़ने जितना आसान नहीं था। यह किस तरह की अवधारणा थी? इसका मतलब था कि यह व्यक्ति खाली हाथ दर्जनों लोगों को हरा सकता था और यहां तक कि 100 लोगों के समूह के हमले से भी बच सकता था। अपनी पिछली दुनिया में वह वास्तव में एक सुपर हीरो माना जा सकता था। मुझे डर है कि इस तरह के आंकड़ों वाले व्यक्ति को केवल प्रयोगशाला में उनके जैव रसायन को आनुवंशिक रूप से संशोधित करके ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा केवल न्यूनतम तक ही पहुंचा जा सकता था। यह दुनिया वास्तव में सरल नहीं है, आरव ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने एक बार फिर इन भयानक आंकड़ों वाले व्यक्ति को देखा। यह भोजन बांटने के लिए जिम्मेदार एक काले कपड़े पहने व्यक्ति था। वह अधेड़ लग रहा था और उसके चेहरे पर एक निशान था जो उसके माथे से उसके होंठ तक फैला हुआ था। इसने उसके पूरे चेहरे को लगभग 2 भागों में विभाजित कर दिया था और वह इसके लिए बेहद भयंकर लग रहा था। पहले वाला झाईदार लड़का इस व्यक्ति से पूरी तरह से डर गया था। यह अकादमी का नौकर है जो हमें लेने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा जाता है कि वह मैगस नहीं है, फिर भी वह पहले से ही इतना डरावना है। फिर असली मैगस कैसा होगा? आरव को अचानक पता चला कि मैगस के पेशे के बारे में उसके अंदर एक गहरी दिलचस्पी और जिज्ञासा पैदा हो गई थी। यह इस हद तक था कि वह अब अकादमी में जाने और सब कुछ जांचने के लिए उत्सुक था। लाइन वास्तव में छोटी थी और जल्द ही आरव की बारी थी। काले कपड़े पहने जख्मी आदमी ने आरव को सफेद ब्रेड का एक टुकड़ा और थोड़ा जूस दिया। उसने बिना कुछ कहे अपने चेहरे पर अधीर भाव के साथ आरव को दूर कर दिया। अगर यह पहले वाला आरव होता, भले ही वह इस आदमी को बाहर खींचने और उसे कुछ बार पीटने की हिम्मत न करता, क्योंकि यह उसका घर नहीं था, फिर भी उसका चेहरा काफी बदसूरत हो जाता और वह शायद उस आदमी पर थोड़ा चिल्लाता। लेकिन वर्तमान आरव स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं था। अपनी यादों को ताजा करते हुए उसने औपचारिक रूप से झुककर कहा, धन्यवाद मिस्टर काले कपड़े पहने आदमी भावशून्य रहा, क्योंकि उसने विक्रांत को मुड़ते हुए जाते देखा। अरे, मैंने नहीं सोचा था कि झुकने के बाद विक्रांत वाकई एक रईस की तरह लगेगा। विक्रांत के पीछे खड़े 2 युवक चुपके से एक दूसरे से फुसफुसाए, जल्दी करो और आगे बढ़ो। जख्मी आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज दोनों के कानों में गूंज रही थी। इस तेज आवाज से एक युवक इतना डर गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत ने अपने पीछे हो रही चर्चा को अनदेखा करते हुए ठंडी निगाहों से इलाके का मुआयना किया। फिर वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, बढ़िया, मैं वाकई एक अवांछित व्यक्ति हूं। जब उसने जॉर्ज की तरफ देखा तो जॉर्ज ने भी जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके हाथों ने उसकी पीठ के पीछे एक गुप्त इशारा किया। अच्छा, ठीक है, चूंकि तुमने मुझे दवा दी है, इसलिए मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूंगा। विक्रांत ने आह भरी। फिर एक अपेक्षाकृत सुनसान जगह ढूंढी, इस बात की परवाह किए बिना कि जमीन पर कालीन बिछा है या नहीं। वह बैठ गया और दिल खोलकर खाना खाने लगा। विक्रांत ने खाते हुए सोचा, यह सादी सफेद ब्रेड पिछली दुनिया की ब्रेड जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन विक्रांत की यादों के अनुसार यह पहले से ही ऐसा भोजन माना जाता है जिसे केवल उत्सवों के दौरान ही खाया जा सकता है। विक्रांत की यादों के आधार पर यह दुनिया खाद्य उत्पादन में बहुत सक्षम नहीं थी। यह सफेद ब्रेड एक कुलीन वर्ग का भोजन था। आमतौर पर केवल छोटे रईस ही ऐसी चीज का आनंद ले सकते थे, और तब भी केवल प्रमुख छुट्टियों के उत्सवों के दौरान। आम किसानों के लिए, जिनके पास खाने के लिए केवल सख्त पोषण रहित काली रोटी थी, यह एक बेहतरीन व्यंजन था। जब उसे अपनी यादों में पत्थर की तरह सख्त काली रोटी याद आई तो विक्रांत ने आह भरी। यह अच्छी बात है कि मैं काफी भाग्यशाली हूं। चाहे मैं कुलीन हूं या जादूगर, मैं अभी भी इस दुनिया के ऊपरी स्तरों पर हूं, इसीलिए मुझे कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उसने रोटी को बड़े चाव से खाया और जूस भी एक ही घूंट में पी गया। फिर उसने संतुष्टि में अपना मुंह पोंछा और गाड़ी में वापस आ गया। अपनी यादों में अनुभवों के आधार पर कुलीन युवक शिविर में तंबू लगाते और फिर से आगे बढ़ने से पहले पूरी रात आराम करते। हालांकि यह स्पष्ट था कि कोई भी विक्रांत को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा। उसके पास खुद कोई तंबू नहीं था, इसलिए वह केवल ठंडी और कठोर गाड़ी में ही सो सकता था। जब मैंने अभी देखा तो ऐसा लग रहा था कि 50 कुछ प्रशिक्षु, 25 काले वस्त्र
और 3 सबसे ऊंचे दर्जे के सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। जब उसने अभी उस दृश्य के बारे में सोचा, जब उसे दूर से देखा गया था, तो विक्रांत के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। इसके अलावा एआई चिप की चेतावनियां भी थीं। एक अज्ञात विकिरण स्रोत की खोज की और अज्ञात बल क्षेत्र से हस्तक्षेप का पता चला। स्कैन असंभव है। इसने विक्रांत के दिल में एक छाया बना दी। ऐसा लगता है कि एआई चिप के साथ भी मैं इस दुनिया में अभी भी बेहद कमजोर हूं। बहुत अच्छा। अगर मैं कमजोर हूं तो मैं बस जादू की शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। उसकी आंखें संकल्प से जलने लगीं। अगर मैं जल्दी सो जाऊं तो बेहतर होगा। मुझे अभी भी कल की यात्रा पर जल्दी जाना है। विक्रांत ने अपनी जैकेट उतारी और अपनी नींद को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए उसे जमीन पर रख दिया। इस यात्रा को शुरू हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हम कई मुश्किल दौर से गुजरे हैं, दर्जनों राज्य। फिर भी हम अभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये प्राचीन परिवहन स्थितियां वास्तव में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक अचंभे में पड़ गया। कुछ समय बाद गाड़ी का दरवाजा धमाके के साथ खुला। आरव अचानक उठ बैठा। उसकी गंध की भावना गुलाब की खुशबू से भर गई। यह मीठा और सुगंधित था, नाक के लिए बेहद सुखद। इसने उसके शरीर को भी धड़काया और यादें ताजा कर दी। आरव, क्या तुम ठीक हो? एक सुखद महिला आवाज ने कहा। अमेलिया, कृपया अंदर आओ। आरव ने अपना शरीर हिलाया। गाड़ी में खुशबूदार खुशबू अचानक और तेज हो गई, क्योंकि एक खूबसूरत युवा लड़की अंदर आई। उसकी त्वचा गोरी थी और उसने लाल चुस्त कपड़े पहने थे, जो उसके कामुक कर्व्स को और भी उभार रहे थे। लेलिन के लिए भूलना और भी मुश्किल था। उस लड़की के प्लैटिनम बाल और लाल आंखें, जो लाल रत्नों की तरह थीं। अपने खूबसूरत चेहरे के साथ उसके पास एक अनोखा आकर्षण था। यह वही लड़की थी जिसकी वजह से पिछले लेलिन को अपनी जान गंवाने तक पीटा गया था। एमिलिया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? हालांकि यह लड़की काफी विकसित हो चुकी थी और पुराने आरव को बेहद आकर्षक लग रही थी, लेकिन विक्रांत आखिरकार एक अलग दुनिया से आया था। उसने अपने पिछले जीवन में बहुत सी सुंदरियों का अनुभव किया था, और यह लड़की उसे केवल कुछ हद तक अच्छी लग रही थी। उसका रवैया बेहद ठंडा और उदासीन था। यह स्पष्ट था कि इस तरीके ने युवा लड़की को कुछ हद तक चौंका दिया, क्योंकि वह जो कहने वाली थी वह उसके मुंह से नहीं निकला। लंबे समय तक चुप रहने के बाद उसने एक छोटी कांच की बोतल निकाली और उसे लेलिन के हाथों में रख दिया। यह चोटों के लिए एक दवा है। यदि आप इसे अपने शरीर पर लगाते हैं तो यह आपको ठीक कर देगी। मुझे खेद है। लड़की ने झुककर अपनी छाती के भरपूर बर्फ सफेद वक्रों को प्रकट किया, जिससे आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। माफी मांगने के बाद लड़की चौंक कर भाग गई। अपनी अद्भुत खुशबू पीछे छोड़ गई। दूर से गायब हो रही लाल आकृति को देखते हुए आरव हैरान रह गया। यह स्पष्ट रूप से आरव था जिसने तुम पर हमला किया था। तुम माफी भी मांगने क्यों आई हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उसने अपने हाथ में बोतल को छुआ, खुद से सोचते हुए। क्या मैंने पहले उसे गलत समझा था? क्या यह एमेलिया एक दयालु लड़की हो सकती है? आरव ने अपने हाथ में कांच की बोतल का उत्सुकता से अध्ययन किया। ऐसा लगता है कि उनके पास पहले से ही कांच बनाने की तकनीक है। हालांकि कारीगरी को देखते हुए यह अभी भी खुरदरा लगता है। यह पहले से ही काफी अच्छा है। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, एक औषधीय सुगंध बाहर निकली। अपने पिछले जीवन की आदतों का पालन करते हुए आरव ने तुरंत कहा, एआई चिप, इस दवा को स्कैन करें और घटकों का विश्लेषण करें। बीप कार्य स्थापित, स्कैन शुरू करें। अज्ञात घटकों की खोज की नकली प्रयोग शुरू करना। प्रयोग पूरा हुआ। अज्ञात दवा का प्रभाव तीव्र खुजली वाला है। अवधि 7 दिन। प्रयोग के परिणामों को देखते हुए आरव अवाक रह गया। मैं अपना पिछला कथन वापस लेता हूं। वह लड़की बहुत ही काली दिल की है। हालांकि उसे जल्द ही एक वयस्क की तरह एक शरारती बच्चे द्वारा प्रैंक किए जाने का एहसास हुआ। आखिरकार वह अभी भी एक बच्ची है। वह वास्तव में दुर्भावनापूर्ण चालें नहीं चल सकती। शायद अगर यह कुछ साल आगे होता तो बोतल घातक जहर से भरी होती। हाथ में बोतल को देखते हुए आरव ने इसके बारे में सोचा और इसे रखने का फैसला किया। मैं इसे अभी के लिए रखूंगा। कौन जानता है कि यह भविष्य में कब काम आ सकता है। अमेलिया के जाने के बाद कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। आरव वापस लेट गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा था।
लेकिन उसका दिमाग वास्तव में बहुत तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि वह चीजों के बारे में सोच रहा था। ऐसा लगता है कि मैगस अकादमी में जाने से कोई समस्या या जोखिम नहीं होना चाहिए। वे सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति मैगी होने चाहिए, और मैं बिना ध्यान आकर्षित किए कई बार उनके पास से गुजरा हूं। ऐसा लगता है कि वे मेरे बारे में कुछ भी अजीब नहीं पहचान पा रहे हैं। इसका मतलब है, उस अर्थ में मैग्स अकादमी में प्रवेश करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। हालांकि अफवाहों के अनुसार मैगी सभी गुप्त और क्रूर होते हैं। कम से कम विस्काउंट जॉन ने जो सुना है उसके अनुसार ऐसा भी लगता है कि अकादमियों में एक दूसरे को मारना नियमों के विरुद्ध होने के बावजूद समान स्तर के अनुयायियों के बीच बहुत भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है। मुझे कम से कम आत्मरक्षा का कोई न कोई तरीका तो चाहिए। जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसने एक बार फिर अपने गले में लटकी अंगूठी को छुआ और उसे अपने हाथों में थाम लिया। अंगूठी गहरे काले रंग की और अस्पष्ट थी। आंतरिक अंगूठी के भीतर एक छोटा वाई लिखा हुआ था। साथ ही उसके चारों ओर विस्तृत शिलालेख थे। मध्य युग की तकनीकी प्रगति के साथ आंतरिक अंगूठी पर इस तरह के जटिल पैटर्न को अंकित करने में सक्षम होना समझ से परे है। हालांकि मुद्दे के बावजूद, जब तक यह रहस्यमय मैगी से संबंधित है, यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। आरव ने खुद से कहा और एक और आदेश जारी किया। ए चिप, मेरे हाथों में अंगूठी को स्कैन करें। बीप कार्य स्थापित स्कैन शुरू करें। अज्ञात धातु घटकों की खोज की डेटा बैंकों की तुलना में अपर्याप्त, डेटा विश्लेषण करने में असमर्थ। जैसा कि मैंने सोचा था, एआई चिप के वर्तमान स्तर के साथ यह अभी भी किसी ऐसी चीज का विश्लेषण करने के लिए अपर्याप्त है जिसे मैगज ने पीछे छोड़ दिया। आरव ने आह भरी और अंगूठी को रख लिया। मैं अपनी शक्ति कैसे बढ़ा सकता हूं? मेरा यह शरीर वास्तव में बहुत कमजोर है। यह उसी उम्र के लोगों से तुलना भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं चलेगा। अगर यह मेरा पिछला जीवन होता, तो मैं अभी भी आनुवंशिक संशोधन से गुजर सकता था। अफसोस, यहां ऐसा कोई विकल्प नहीं है। शायद मुझे एक बार फिर आरव की याददाश्त का पता लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई तरीका है। आरव ने एक बार फिर अपने मन में सोचा, फिर लेटने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढी। अपने मन में जोर से सोचते हुए, एआई चिप आरव की पूरी याददाश्त को स्कैन करो और उसे व्यवस्थित करो। बीप कार्य स्थापित व्यवस्था शुरू। आरव की पिछली दुनिया में विज्ञान की दुनिया हमेशा से यह मानती रही थी कि मानव मस्तिष्क की अधिकांश शक्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा था। उस शक्ति में जन्म से लेकर अब तक की हर याद को एक्सेस करने की क्षमता शामिल थी। कुछ यादें भले ही संबंधित व्यक्ति उन्हें याद न कर पाए, वास्तव में अभी भी मस्तिष्क में कहीं संग्रहित थीं। अब जैसे ही आरव ने आदेश दिया, आरव के पूरे जीवन की यादें जन्म से लेकर मैगस अनुयायी के रूप में चुने जाने और इस यात्रा पर जाने तक सभी एआई चिप की सहायता से आरव की आंखों के सामने प्रदर्शित हुईं। हर एक याद, हर भोजन में क्या खाया गया, साथ ही उनके स्वाद उसके दिमाग में बनाए रखे गए, और प्रदर्शित किए गए यादों का इतना बड़ा ढेर बस बहुत भ्रामक था और बेकार की जानकारी से भरा हुआ था। अतीत में आरव ने केवल वही लिया था जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी और अनदेखा किया था। बाकी को ठीक किया। इस समय एआई चिप की मदद से वह सब कुछ व्यवस्थित और छांट रहा था। डेटा छांटना पूरा हो गया। एआई चिप की सूचना सुनाई दी। एक नई फाइल बनाई जिसका नाम आरव फॉरलियर है और उसे सेव करें। आरव ने एक नया आदेश दिया। बीप फाइल बनाई गई। आरव फॉरलियर, नया कार्य होस्ट की शक्ति को तेजी से सुधारने के लिए सभी संभावित तरीकों के लिए फाइल खोजें। बीप कार्य स्थापित खोज शुरू करें। आरव के सामने असंख्य मात्रा में डेटा चमकता हुआ दिखाई दिया, जो एक सुंदर तस्वीर बनाता हुआ प्रतीत हुआ। खोज पूरी हुई। खोज परिणाम 453 विधियां। इतने सारे। आरव ने कुछ देर रुककर सोचा। होस्ट के लिए 50% और उससे कम की अनुमानित सफलता दर वाले लोगों को हटा दें। साथ ही एक और आवश्यकता जोड़ें। होस्ट को अब सुदृढ़ीकरण विधि को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। फिल्टर शुरू करें। बीप फिल्टर पूरा हुआ। शेष विधियां दो, उन्हें मुझे दिखाओ। विधि 1 मैगस बने। विधि 2 नाइट प्रशिक्षण शुरू करें। ओ, विधि 1 इस समय यथार्थवादी नहीं है, कम से कम जब तक मैं मैगस अकादमी तक नहीं पहुंच जाता।
अन्यथा मैं मैगस बनना कैसे सीख सकता हूं? जहां तक नाइट प्रशिक्षण की बात है, मुझे आश्चर्य है कि वह क्या है। जैसा कि आरव ने खुद से कहा, उसने तुरंत एक नया कार्य सौंपा। आई चिप नाइट प्रशिक्षण के बारे में सभी मेमोरी को इकट्ठा करें। एक बार इसे ठीक से व्यवस्थित करने के बाद इसे मेरी मेमोरी में भेजें। डेटा को सीधे उसके मस्तिष्क में प्रेषित किए जाने के बाद आरव को समझ में आने लगा कि तथाकथित नाइट क्या है। इस दुनिया में कई रहस्यमयी ताकतें थीं। हालांकि आम लोगों को सबसे ज्यादा अनुभव नाइट्स से था। नाइट्स योद्धा थे जिन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया था और अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को उत्तेजित किया था। उनके शारीरिक गुण एक सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थे। मैग्स बनने के लिए एक खास तरह के उपहार की जरूरत होती थी और हजारों लोगों के बीच यह संभव था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति न हो। हालांकि नाइट होना अलग था। जब तक वे प्रयास करने के लिए तैयार थे, कोई भी नाइट बन सकता था। इन नाइट्स के लिए न केवल उनके शारीरिक गुण सामान्य मनुष्यों से कई गुना ज्यादा थे, बल्कि वे विभिन्न हथियारों का उपयोग करने के साथ साथ हत्या की कला में भी पारंगत थे। कुछ नाइट्स के पास विशेष गुप्त कौशल भी थे जो अचानक शक्ति का विस्फोट कर सकते थे। आम दुनिया के राज्य कुलीन वर्ग के साथ आमतौर पर नाइट्समैन से बने होते थे। फॉरलियर परिवार, जिसका आरव हिस्सा था, वह भी एक नाइट परिवार था। परिवार के मूल संस्थापक ने राजा के साथ युद्ध लड़े थे और बहुत सी सराहनीय सेवा की थी। इस प्रकार उन्हें विस्काउंट की उपाधि के साथ साथ संबंधित होल्डिंग्स से सम्मानित किया गया था। जानकारी की समग्र छानबीन के बाद आरव को अतीत का एक दृश्य याद आया। यह विस्काउंट होल्डिंग्स में एक छोटा सा जंगल था और जॉन फॉरलियर ने योद्धा की पोशाक पहन रखी थी और उसके चेहरे पर एक कठोर भाव था। वह शिशु आरव का सामना करते हुए कह रहा था, आज मैं तुम्हें वह गुप्त कौशल सिखाऊंगा जो फॉरलियर परिवार में पारित किया गया है, क्रॉस ब्लेड तकनीक और साथ में सांस लेने की तकनीक। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम इसे हमारे परिवार के बाहर किसी को कभी नहीं सिखा सकते। उस समय विस्काउंट जॉन के चेहरे पर अभूतपूर्व कठोरता थी। अफसोस, उस समय आरव अभी भी एक शिशु था और जाहिर तौर पर उसने इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं किया, इसीलिए अंततः इसे भूल गया। विस्काउंट जॉन ने उसे कुछ बार प्रशिक्षण देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन आरव पीड़ा और थकान से इतना डरता था कि कुछ समय बाद विस्काउंट जॉन को भी हार माननी पड़ी। आह! एक अत्यधिक दयालु पिता एक बेटे की असफलता का कारण बनता है। अब जाकर आरव को एहसास हुआ कि पिछले शरीर का मालिक इतना बिगड़ैल बच्चा कैसे बन गया था। हालांकि युवा आरव केवल एक प्लेबॉय की तरह काम करना जानता था और परिवार के गुप्त कौशल के लिए नाइट प्रशिक्षण के बारे में सब कुछ भूल गया था। आरव ने आईचिप की मदद से यह सब ठीक कर लिया। क्रॉस ब्लेड बेसिक स्वॉर्ड स्टाइल, क्षैतिज स्लैश वर्टिकल स्लैश पियर्सिंग अटैक, स्लैंटेड स्लैश फुटवर्क एडवांस रिट्रीट डॉज, साथ में सांस लेने की तकनीक भी थी। यह सब आरव के दिमाग में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। साथ ही विस्काउंट जॉन ने जो अनुभव दिया था, आखिरकार विस्काउंट जॉन के मुंह से सफेद धुंध निकलने के साथ स्मृति समाप्त हो गई। जब उसने अपने क्रॉस ब्लेड को हेरफेर किया और एक ही क्लेव से मिलस्टोन जितनी बड़ी चट्टान को दो भागों में विभाजित कर दिया। हम्मम नाइट को सबसे कम रहस्यमय शक्ति माना जाता है, फिर भी वे पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं। वे मैगी किस तरह के अस्तित्व हैं जो नाइट से ऊंचे हैं? आरव की आंखें एक ज्वलंत जुनून से जल उठीं। आह, मुझे चीजों को चरणबद्ध तरीके से करना होगा। मुझे पहले नाइट की सांस लेने की तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैसे भी नाइट प्रशिक्षण मैगस प्रशिक्षण से टकराता नहीं है। कम से कम मेरे पास अभी के लिए आत्मरक्षा का कुछ उपाय होगा। एक विस्तृत विश्लेषण के बाद आरव ने पाया कि इस दुनिया की तथाकथित सांस लेने की तकनीक बहुत ही यह उनकी पिछली दुनिया के आंतरिक चीघों के समान था, लेकिन यह बहुत अधिक अपरिष्कृत था। यह आंतरिक जीवन ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए बाहरी उत्तेजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर था। अफवाहों के अनुसार यदि कोई योद्धा नाइट प्रशिक्षण से गुजरता है और फिर भी अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को सक्रिय करने में असमर्थ होता है, तो एकमात्र विकल्प युद्ध के मैदान में प्रवेश करना और भयंकर और खूनी लड़ाइयों से गुजरना है। यह उनकी आंतरिक जीवन ऊर्जा को सक्रिय करने और नाइट बनने का एकमात्र अन्य तरीका है। एआई चिप क्रॉस ब्लेड तकनीक का ज्ञान मुझे हस्तांतरित करें। आरव ने अपना अगला आदेश जारी किया।
इसके तुरंत बाद तकनीक के बारे में बहुत सारा ज्ञान सीधे उसके दिमाग में स्थानांतरित हो गया। यह उसके मस्तिष्क में गहराई से अंकित हो गया, जैसे कि वह बचपन से ही इसका प्रशिक्षण ले रहा हो। क्रॉस ब्लेड तकनीक को अलग करें और इसे क्रॉस ब्लेड तकनीक मूल बातें के फाइल नाम के साथ एक नई फाइल में सहेजें। नई फाइल सहेजी गई। क्रॉस ब्लेड तकनीक मूल बातें। जैसा कि एआई चिप की सूचना उसके दिमाग में गूंज उठी, आरव के होठों पर मुस्कान आ गई। एआई चिप की मदद से उसकी सीखने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इतनी तेज कि कोई भी तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति शर्म से आत्महत्या कर ले। अब जब मुझे इसकी सारी यादें हैं, तो बस एक क्रॉस ब्लेड ढूंढने और कुछ वास्तविक अभ्यास करने की बात है। अगर सब ठीक रहा, तो मुझे 10 दिनों के भीतर इसमें महारत हासिल करने का भरोसा है। खुद को विस्काउंट जॉन के स्तर पर लाकर ये सभी तलवार तकनीकें केवल हत्या की कलाएं हैं। नाइट प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज साथ में सांस लेने की तकनीक है। आरव ने खुद से कहा, एआई चिप, मेरे आंकड़ों के अनुसार सांस लेने की तकनीक का प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा मॉडल तैयार करें और उसका अनुकरण करें। बीप कार्य स्थापित होस्ट मानव मॉडल स्थापित अनुकरण शुरू करें। जैसे ही यांत्रिक आवाज सुनाई दी, आरव की आंखों के सामने एक मानव आकृति का 3D मॉडल दिखाई दिया। यह पारदर्शी था और नीली रोशनी में झिलमिला रहा था और बिल्कुल उसके जैसा ही दिखाई दे रहा था। पश्चिमी विशेषताओं, भूरे बालों, बड़ी आंखों और घनी भौहों वाला एक 13 वर्षीय युवा 3D आकृति ने बार बार सांस लेने की तकनीक का प्रशिक्षण शुरू किया। लगातार आवृत्ति दर और परिमाण को समायोजित किया। धीरे धीरे 3D आकृति के शरीर में एक लाल रेखा घूमती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ मिनटों के बाद अनुकरण समाप्त हो गया और एआई चिप की यांत्रिक आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अनुकरण समाप्त हो गया। सांस लेने की तकनीक के साथ क्रॉस ब्लेड। एक चक्कर के लिए आवश्यक समय 30 मिनट 10 चक्कर। मेजबान के शरीर में 0.05 शक्ति, 0.6 चपलता और 0.03 जीवन शक्ति। आंकड़ों में सुधार के साथ साथ सुधार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। चेतावनी, यदि होस्ट इस तकनीक के दीर्घकालिक प्रशिक्षण से गुजरता है, तो इससे होस्ट के शरीर को अवशिष्ट क्षति होगी। शुरू करने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी जाती है। ओह, यह वास्तव में एक प्रभावशाली नाइट प्रशिक्षण तकनीक है। जब तक मैं दृढ़ रहूंगा, मैं जल्दी ही अपनी शक्ति में सुधार कर पाऊंगा। काश मुझे आश्चर्य होता कि अवशिष्ट क्षति के प्रभाव को दूर करने का कोई तरीका है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस समय एआई चिप की आवाज अचानक सुनाई दी। क्या आप श्वास तकनीक को अनुकूलित करना चाहते हैं? एआई चिप में वास्तव में ऐसी क्षमताएं हैं। आरव के चेहरे पर एक खुशी भरी नजर उभरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस एआई चिप की विश्लेषण क्षमताएं इस दुनिया में नाइट ब्रीदिंग तकनीक पर भी काम कर सकती हैं। विक्रांत ने कहा, तुरंत ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन आरंभ अनुमानित समय 125 मिनट। हाँ, 125 मिनट, जो 2 घंटे से ज्यादा है। मैं इंतजार कर सकता हूं। आरव को सहजता महसूस हुई। काफी बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार 2 घंटे बीत गए। एआई चिप की आवाज सही समय पर सुनाई दी। ब्रीदिंग तकनीक के लिए ऑप्टिमाइजेशन पूरा हो गया है। ब्रीदिंग तकनीक के लिए लिया गया समय 5 मिनट 23 सेकंड और सभी प्रभाव 5% बढ़ गए हैं। छोटों के साइड इफेक्ट गायब हो गए हैं। बहुत बढ़िया। इस परिणाम ने आरव को बहुत संतुष्ट किया। यदि प्रभाव हर बार 5% की वृद्धि थी, तो दर्जनों बार और यहां तक कि सैकड़ों बार बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा। अफवाह है कि क्रॉस ब्लेड तकनीक और श्वास तकनीक संस्थापक द्वारा दर्जनों खूनी लड़ाइयों के बाद प्राप्त की गई थी, जहां उन्होंने अंततः इसे एक नाइट की लाश से प्राप्त किया था। कई नाइट परिवारों में इसे उच्च मध्यम श्रेणी का माना जाता है। एआई चिप द्वारा किए गए श्वास तकनीक के अनुकूलन के बाद मुझे डर है कि यह उन छोटे राज्यों की गुप्त स्क्रॉल तकनीकों के बराबर भी हो सकता है। आरव ने चुपचाप विचार किया और तुरंत अधीर तरीके से कहा, ए चिप, अनुकूलित श्वास तकनीक को मेमोरी जोन में स्थानांतरित करें। एआई चिप ने विधिवत अपने आदेशों का पालन किया और आरव के दिमाग में श्वास तकनीक को दर्शाने वाली बड़ी मात्रा में छवियां वापस ला दी। स्थानांतरण के कुछ मिनटों के बाद आरव ने धीरे से अपना सिर रगड़ा।
मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन यह एक सामान्य घटना है। अभी उसका मस्तिष्क श्वास तकनीक और अभ्यास किए गए अनुभव के कई मिलते-जुलते अनुक्रमों के बारे में बड़ी मात्रा में यादों से भरा हुआ था। एक औसत व्यक्ति की तुलना में उसे घुमावदार रास्ते पर नहीं जाना पड़ा। मैंने अपने पिछले जीवन में ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन इस दुनिया में एआई चिप वास्तव में मुझे एक औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत बड़ा लाभ देती है, आरव ने बड़बड़ाते हुए कहा। इस एआई चिप की अनुकरण और विश्लेषण करने की क्षमता के साथ मैं उसी परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम हूं जो एक व्यक्ति को 10 साल की कड़ी मेहनत और अनुभव से गुजरना पड़ता है। मुझे केवल वही करना है जो एआई चिप ने प्रस्तुत किया है और मैं चीजों को सबसे सटीक तरीके से करने में सक्षम हो जाऊंगा। श्वास तकनीक में कई विरोधाभास थे और उनमें से कुछ को समझने के लिए मौखिक स्पष्टीकरण से अधिक की आवश्यकता थी। किसी को प्रशिक्षण के अनुभव से गुजरना पड़ता था और कुछ जटिल रास्तों पर चलना पड़ता था। तभी वे आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन एआई के साथ इन सभी चीजों से बचा जा सकता था। चिप की विश्लेषणात्मक क्षमताओं मैं इसे आजमाकर देखूंगा, आरव ने सोचा और उसका शरीर क्रॉस के आकार में फर्श पर लेट गया। एआई चिप द्वारा प्रस्तुत श्वास तकनीक पर सुझावों के अनुसार इसे पूरक करने के लिए किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि बस सबसे उपयुक्त और आरामदायक स्थिति खोजने की आवश्यकता थी। सबसे पहले मुझे 65 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकनी चाहिए, फिर 3 लंबी और एक छोटी सांस लेनी चाहिए। अवधि और आवृत्ति होनी चाहिए। आरव ने श्वास तकनीक के विवरण का पालन किया और धीरे धीरे साधना की स्थिति में प्रवेश किया। वह बेहोश लग रहा था। उसका चेहरा चमकीला लाल था और उसके मंदिर धड़क रहे थे, जैसे कि वह किसी तरह का व्यायाम कर रहा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव का चेहरा लाल होता गया और अंततः उसके पसीने से कुछ हल्का काला रंग का तरल पदार्थ निकलने लगा। 20 मिनट से अधिक समय तक इस प्रक्रिया को बनाए रखने के बाद आरव ने अपनी दोनों आंखें खोलीं और सांस छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला। उफ! इस तरह से काले रंग की सांस बाहर निकली, उसके शरीर के भीतर कुछ छटकने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। आरव खड़ा हुआ और अपने चारों अंगों को हिलाया। उसका पूरा शरीर गर्म था, जैसे कि उसने अभी-अभी जोरदार व्यायाम किया हो। "ए चिप, मेरे शरीर के आंकड़े दिखाओ," आरव ने आदेश दिया। आरव फार्लियर, ताकत 0.4, चपलता 0.5, जीवन शक्ति 0.4, स्थिति हल्की चोट। आरव उदासीन रहा। प्रदर्शन की विधि बदलें और डेटा को 10 दशमलव बिंदुओं पर वापस ले जाएं। साथ ही खेती से पहले के डेटा से तुलना करें। आरव के आदेश के साथ छवि टिमटिमा गई और शरीर के आंकड़े 10 और दशमलव बिंदु दिखा चुके थे। अंतिम 3 संख्याएं में बदलना बंद नहीं हुई थीं। बीप तुलना के बाद नाइट ट्रेनिंग से गुजरने से मेजबान की ताकत 0.05, चपलता 0.6 और जीवन शक्ति 0.4 बढ़ जाती है। एआई चिप ने ईमानदारी से संदेश प्रसारित किया। अच्छा, क्योंकि यह पहला अभ्यास था, इसीलिए आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। आरव ने विश्लेषण किया और कहा, मैंने केवल 20 मिनट से थोड़ा अधिक समय तक साधना की है, लेकिन डेटा की वृद्धि पहले से ही काफी उल्लेखनीय है। दृढ़ता के साथ, यह केवल समय की बात है। इससे पहले कि मैं एक काले पोशाक वाले आदमी के आंकड़े प्राप्त करूं, जिसका मतलब है वे 10 विषम काले वस्त्रधारी पुरुष सभी शूरवीर हैं। आरव ने उदासीनता से सोचा, क्या अफसोस है। मेरी याददाश्त और एआई चिप विश्लेषण के अनुसार सांस लेने की तकनीक की साधना सीमाएं में हैं। फॉर्लियर परिवार की सांस लेने की तकनीक का अभ्यास दिन में केवल एक बार किया जा सकता है। अतिरिक्त अभ्यास से न केवल कोई अतिरिक्त लाभ होगा, बल्कि शरीर को नुकसान भी होगा। ए चिप, क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मैं सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करने की संख्या बढ़ा सकूं? आरव ने पूछा। पूरक के रूप में औषधीय वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एआई चिप ने प्रतिक्रिया दी। सभी आवश्यक औषधीय वस्तुओं की सूची बनाए। क्विनोलिन, तत्व मार्कोरिटिनिवन मैग्नीशियम डायोनक्साइड। एआई चिप ने औषधीय वस्तुओं की एक पूरी सूची बनाई जो सभी आरव के पिछले जीवन से थीं। क्या उनमें से किसी को अन्य औषधीय वस्तुओं या जड़ी बूटियों से प्रतिस्थापित करना संभव है? यह स्पष्ट रूप से एक असंभव कार्य प्रतीत हुआ, लेकिन आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फिर भी पूछा, औषधीय गुणों का विश्लेषण करने के लिए एक नमूने की आवश्यकता है।
अभी तक डेटा अपर्याप्त है। एआई चिप चिप ने संकेत दिया, जब तक कोई रास्ता है तब तक सब ठीक है। आरव ने राहत की सांस ली। उसने फिर से अपने शरीर को देखा, क्योंकि सांस लेने की तकनीक के प्रशिक्षण के बाद बड़ी मात्रा में चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न हुआ था। उसका शरीर बहुत चिपचिपा महसूस कर रहा था, जो छूने में बहुत असहज था। आरव ने भौहें सिकोड़ी। लगता है मुझे पहले नहाना पड़ेगा। वह घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलने लगा। इस समय आधी रात हो चुकी थी और विभिन्न युवा रईस सभी तंबू में गहरी नींद में सो रहे थे। आरव चुपचाप गाड़ी से बाहर निकला और पास में ही एक छोटी नदी की ओर भागा। चेतावनी, एक इंसान आ रहा है। एआई! चिप ने संकेत दिया। आरव ने नाटक किया कि वह अनजान था और अपनी प्रगति जारी रखी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आरव के पीछे एक आवाज गूंजी। इतनी जल्दी आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं। मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं अभी भी यह पता लगाने में असमर्थ था कि वह मेरे पीछे आ गया है। अगर उसके कोई बुरे इरादे हैं, तो मैं निश्चित रूप से किसी भी तरह से विरोध नहीं कर पाऊंगा। ऊपर से वह अभी भी अपनी बुद्धि से डरने का नाटक कर रहा था। आह! कौन कौन? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। काले कपड़े पहने आदमी को देखा, जो दिन में पहले राशन बांट रहा था। आरव को उसका नाम एंजेलो याद आया। हेल हेलो सर एंजेलो, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा गंदा हूं और खुद को धोना चाहता हूं। आरव का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह डर गया हो और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हो। अपने आप को धो, काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी नाक सिकोड़ी। उसे वाकई आरव से आने वाली बदबू की गंध आ रही थी। ठीक है, यहां रात में बहुत खतरनाक है। खासकर तुम्हारे जैसे युवा रईसों के लिए जल्दी से नहाकर लौट आओ, काले कपड़े पहने एंजेलो ने कहा। आरव पर अब और ध्यान न देते हुए वह मुड़ा और घोड़ा गाड़ी के बीच की ओर चल दिया, जहां उसका तंबू था। तुम्हारी याद दिलाने के लिए शुक्रिया सर, एंजेलो आरव ने फिर भी झुककर कहा। चाहे इस आदमी ने उसकी बात सुनी हो या नहीं, हमेशा सावधान रहना उसके जीवन के सिद्धांतों का हिस्सा था। एंजेलो को पूरी तरह से जाते हुए देखने के बाद आरव फिर आगे बढ़ा और छोटी नदी की ओर चल पड़ा। एंजेलो अपने तंबू में चला गया और अपना मुखौटा नीचे खींच लिया, जिससे उसका दागदार चेहरा दिखाई देने लगा। नाइट ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास करने के बाद शरीर से कौन सा पदार्थ बाहर निकलता है? क्या पुरानी यादें ताजा हो रही हैं? इन युवा लोगों को देखकर मुझे अतीत से अपने अनुभवहीन स्व की याद आती है। हालांकि यह कितनी अफसोस की बात है। अगर मैं भी कुलीन परिवार में पैदा हुआ होता, तो मुझे नाइट ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने मैगस के प्रयोग का हिस्सा बनने का जोखिम भी उठाया था और इस स्थिति में पहुंच गया। एंजेलो ने बड़बड़ाया। उसकी छाया और तंबू एक शरीर में ओवरलैप हो गए, एक दूसरे से अलग नहीं। रास्ते में आरव ने लापरवाही से जंगली फूलों और पौधों को तोड़ा और समय समय पर उन्हें अपने मुंह में डाला। मुझे लगता है कि काले वस्त्र पहने एंजेलो को कुछ एहसास हुआ होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कुलीन व्यक्ति द्वारा नाइट की सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करना एक सामान्य घटना है। इसके अलावा उसके पास पहले से ही नाइट के शारीरिक गुण हैं, इसीलिए उसके पास निश्चित रूप से अपनी खुद की सांस लेने की तकनीक है और उसे मेरी सांस लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा भले ही वह इसे चाहता हो, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं इसे लिखकर उसे एक प्रति दे सकता हूं। चूंकि ताकत में इतना बड़ा अंतर था, इसीलिए आरव का फॉरलियर परिवार के रहस्यों की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एंजेलो को छोटे कुलीन परिवारों की नाइट ब्रीदिंग तकनीकें भी पसंद नहीं थीं। अपने मुंह में घास का डंठल चबाते हुए उसमें कड़वा स्वाद था। हालांकि आरव को कोई आपत्ति नहीं थी और यहां तक कि उसे बचपन की कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो गई थीं। विश्लेषण पूरा हो गया। होस्ट के शरीर के लिए कोई लाभकारी गुण नहीं देखे जा सकते हैं। एआई चिप की आवाज गूंजी। पुई आरव ने तुरंत अपने मुंह में घास का डंठल थूक दिया और उसकी जगह दूसरा पौधा रख दिया। लो, पौधे के आकार और गुणों को पहले ही देख लें और उसे सहेज लें। अब हम विश्लेषण के दूसरे दौर के साथ आगे बढ़ेंगे। आरव ने अपने मन में आदेश दिया। कार्य पूरा हो गया है। गुणों का विश्लेषण करना शुरू करें। इस प्रयोग से जैसे जैसे दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था, आरव एआई चिप की प्रक्रियाओं को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। बीप प्रयोग पूरा हो गया है। इस अनाम पौधे में हल्का पक्षाघात प्रभाव है।
आरव की यादों के अनुसार इसे ट्राइनाइट ग्रास कहा जाता है। चिप, इसका नाम बदलकर ट्राइनाइट ग्रास कर दें और इसे डेटाबेस में सहेज लें। बीप सेविंग पूरी हो गई। मम्मा, ये लाल फल है, इसका स्वाद बुरा नहीं है। आरव ने झाड़ियों के ढेर पर लगे फलों का गुच्छा तोड़ा। ये फल आरव के अंगूठे के बराबर ही थे और ये कांटेदार बेल के ऊपर पके थे। ये दिखने में काफी सुंदर थे। आरव ने सावधानी से कांटों से बचते हुए लाल फलों में से एक को तोड़ा। उसने इसे अपने मुंह में रखा और एक तीखी आवाज के साथ चबाया। फल से एक मीठा रस निचोड़ा गया जो उसके मुंह में भर गया। इसका स्वाद सेब जैसा ही है, बस थोड़ा मीठा है। आरव ने मूल्यांकन किया। एआई चिप विश्लेषण करें। रास्ते में आरव ने 30 से ज्यादा तरह के पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में डेटा सहेजा। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी उसके किसी काम का नहीं था। वह छोटी नदी पर पहुंचा। चट्टानों से टकराती पानी की धारा की कर्णभेदी आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। चिप, आसपास के इलाके को स्कैन करो, आरव ने आदेश दिया। भले ही काले लबादे वाले एंजेलो ने उसे चेतावनी न दी हो, फिर भी उसे एआई चिप के साथ खतरे से बचने का भरोसा था। बीप घिरे हुए इलाके को स्कैन कर लिया गया। 20 ली के दायरे में कोई खतरा नहीं है। एआई चिप ने ईमानदारी से संदेश की रिपोर्ट की। अच्छा है कि कोई खतरा नहीं है। मैं अपने कपड़े धोने के बीच में वापस कैंप में नहीं भागना चाहता। यह निश्चित रूप से मुझे सबसे बड़ी हंसी का पात्र बना देगा। आरव ने बड़बड़ाया और उसने अपने बाहरी वस्त्र और अंडरवियर उतार दिए। नग्न अवस्था में नदी में प्रवेश किया। बर्फीली ठंडी नदी ने उसके शरीर को अपने में समाहित कर लिया, जिससे वह तरोताजा हो गया। यह पानी वास्तव में ठंडा है। मुझे अपने पिछले जीवन के वाटर हीटर की याद आने लगी है। 2 स्टील की तलवारें टकराईं जिससे तीखी आवाज निकली। आरव, तुम अभी भी मेरे मुकाबले में नहीं हो। हार मान लो। जॉर्ज ने दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ी और हंसते हुए कहा, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। आरव चिल्लाया और उसके पैर अजीबोगरीब तरीके से हिले और एक बार फिर हमला शुरू कर दिया। हाँ, जॉर्ज ने अपने हाथों में लंबी तलवार घुमाई जिससे हवा में एक भयावह सरसराहट हुई। आरव के हाथ में क्रॉस ब्लेड ने जॉर्ज के हमले को रोक दिया। अच्छा, तुम्हारा पैरी पोस्चर बुरा नहीं है। जॉर्ज ने जोर से प्रशंसा की। सावधान, मेरा अगला हमला तुम्हारे बाएं पैर पर होगा। लाओ। आरव ने अपनी तैयारी की। मुझे देखो। जॉर्ज ने अपने हाथों में 2 हाथ वाली तलवार घुमाई और उसकी ओर एक सुंदर लेकिन घातक छाप बनाया, जिससे वह आरव के दाहिने पैर की ओर चली गई। आरव एक कदम पीछे हट गया और जॉर्ज की 2 हाथ वाली तलवार को अपने क्रॉस ब्लेड से हवा में ही रोक दिया। तुमने निश्चित रूप से बाएं पैर के बारे में कहा था। तुमने अपना वचन नहीं निभाया। आहा, इसे रणनीति कहते हैं। यह आपकी चपलता का परीक्षण करने के लिए है। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया है, अकार्क। अगर कोई योजना बनाना नहीं जानता है, तो एक दिन वह निश्चित रूप से दूसरों के हाथों मारा जाएगा। मैं केवल योजना बनाना चाहता हूं, योजनाओं का लक्ष्य नहीं बनना चाहता। जॉर्ज ने हंसते हुए कहा और फिर अपनी बड़ी तलवार वापस खींच ली। अब और नहीं, अब और नहीं। तुम हर बार बेहतर होते जा रहे हो। मैं कुछ और दिनों के बाद तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। अपना हैरान सिर खुजलाते हुए, आरव, मेरी तलवारबाजी की तकनीक एक महान शूरवीर से मिली है। मैंने बहुत मेहनत की है, खून पसीने से प्रशिक्षण लिया। इतना कि मेरे शिक्षक ने कहा कि मेरी तलवारबाजी औसत शूरवीर से बेहतर है। फिर भी तुम जो मुझसे लड़कर दम तोड़ सकते हो, तुम ओरिन से कैसे हार सकते हो? ये तलवारबाजी की तकनीकें मुझे मेरे पिता ने बचपन में सिखाई थीं। दुर्भाग्य से मैं इसे भूल गया था और मैं इसे याद करने के लिए अभी और अभ्यास करने की कोशिश कर रहा हूं। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका चेहरा लाल हो गया। एक बार जब मेरे पास ताकत होगी, तो मैं निश्चित रूप से क्रूरता से बदला लूंगा और ओरिन के पैर तोड़ दूंगा। वह एक जोशीले नौजवान की तरह लग रहा था, जो एक झटके के बाद दृढ़ संकल्प से भर गया था। मेरे प्यारे आरव, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम अपनी इच्छा जरूर पूरी करोगे। जॉर्ज ने आरव के कंधे पर थपथपाया और दया की एक और नजर के साथ, अभी तुम्हारी क्षमता के साथ तुम्हारा बदला लेने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। मुकाबला करने के बाद जॉर्ज को आरव की ताकत का अंदाजा हो गया था। अभी मैं उनमें से 1 या 2 से निपट सकता हूं, लेकिन ऑनरिन के पास 5 सदस्य हैं। आरव इस बात पर परेशान था। वास्तव में वह पहले से ही ऑनरिन और उसके गिरोह से निपटने में आश्वस्त था।
लेकिन बिना किसी बहाने के वह जॉर्ज को लगातार उसके साथ अभ्यास करने के लिए कैसे मूर्ख बना सकता था। ओह, ठीक है, आपने पहले ग्रैंड नाइट्स का उल्लेख किया था। वे क्या हैं? आरव को याद आया। जॉर्ज की पहले की शिकायत और लापरवाही से पूछा, आप ग्रैंड नाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं? वे नाइट्स से एक क्षेत्र ऊपर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां जाते हैं। उन्हें एक महान अस्तित्व माना जाता है। अगर कोई भाग्यशाली है, तो कोई राजा उनका आतिथ्य भी कर सकता है, और अगर कोई वफादारी की प्रतिज्ञा करने को तैयार है, तो वे निश्चित रूप से एक सैन्य कमांडर बनेंगे। उनके भौतिक शरीर को चरम सीमा तक धकेल दिया गया है, और अफवाहें हैं कि लंबी दूरी के क्रॉसबो गठन के अलावा भले ही एक भारी घुड़सवार सेना उन पर हमला करे, वे उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत शक्तिशाली, आरव ने बड़बड़ाया। एक सेना के कमांडर का दर्जा एक अर्ल के समान होता है, और यहां तक कि विस्काउंट जॉन को भी अगर कोई दिखाई देता तो उसे उनका अभिवादन करना पड़ता था। मध्ययुगीन हथियारों के इस युग में एक भारी घुड़सवार सेना एक सेना की ताकत का चरम है। एक बार जब वे हमला करते हैं, तो एक छोटे शहर की दीवारें भी गिर सकती हैं। एक ग्रैंड नाइट के लिए वास्तव में उनके साथ लड़ने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए उन्हें कितना मजबूत होना चाहिए, आरव को देखकर, जिसके चेहरे पर एक तड़पती हुई अभिव्यक्ति थी। जॉर्ज जोर से हंसा और सांत्वना दी। आपको उनसे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। एक जादूगर के पास नाइट की तुलना में और भी अधिक रहस्यमय और मजबूत शक्ति होती है। जब तक आप एक जादूगर के अनुयायी बन जाते हैं, तब तक आपकी स्थिति एक ग्रैंड नाइट के बराबर होती है। और अगर आप एक वास्तविक जादूगर बन जाते हैं, तो बधाई हो। एक ग्रैंड नाइट को मारना चींटी पर पैर रखने से आसान है। राज्यों के विभिन्न राजा सभी पहले बनने का प्रयास करेंगे और अपनी खूबसूरत बेटियों को आपके बिस्तर पर ठूंसने में आखिरी होने से डरेंगे। एक जादूगर इतना शक्तिशाली होता है। आरव को संदेह हुआ, तो फिर काले वस्त्र वाले हमारे लिए इतने ठंडे क्यों हैं, जिनके पास जादूगर बनने की संभावना है? वे शूरवीरों के अलावा कुछ नहीं है। हम इस बारे में मुझे बहुत यकीन नहीं है, लेकिन एक जादूगर की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अधिक है। यह मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। मैं अपने बोरोनिन परिवार की प्रतिष्ठा की कसम खा सकता हूं। जॉर्ज ने अपनी नाक को छुआ और अजीब तरीके से जवाब दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। आरव को थोड़ा गुस्सा आया, अपने दिल में बोलते हुए, एआई चिप उस व्यक्ति को स्कैन करो मेरे सामने। बीप नाम जॉर्ज बोरोनिन, ताकत 1.9, चपलता 1.8, जीवन शक्ति 1.9, स्थिति स्वस्थ। जॉर्ज के आंकड़े सिर्फ मानक प्रशिक्षण से हासिल नहीं किए जा सकते थे। उनके अनुसार उन्होंने बचपन से ही नाइट्स तकनीक से प्रशिक्षण लिया था, और यही कारण था कि वे अपनी वर्तमान काया हासिल करने में सक्षम थे। वे योद्धा जिन्होंने नाइट ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और इस तरह अपनी काया में सुधार किया था, लेकिन अभी तक अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित नहीं कर पाए थे। उन्हें आम तौर पर तैयारी करने वाले नाइट्स के रूप में जाना जाता था। जॉर्ज की काया को इन तैयारी करने वाले नाइट्स के बीच भी शीर्ष मानक माना जा सकता था। यह उनकी कुलीन स्थिति और अपने शरीर की काया को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए बड़ी मात्रा में महंगी दवा का उपयोग करने में सक्षम होने से भी जुड़ा था। ठीक है, अब हमारे पास पर्याप्त आराम है। चलो वापस चलते हैं। मैं बहुत देर से वापस नहीं लौटना चाहता और उन काले लबादों को मुझे घूरते हुए नहीं देखना चाहता। जॉर्ज ने अपने आसपास देखा और चमकदार चांदनी ने चारों ओर चांदी के रंग की रोशनी की एक परत को ढक दिया। रात की शांति कभी कभी कीड़ों की चीख से बाधित हो जाती थी। आरव दिन के दौरान ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे यात्रा कर रहे थे। इसीलिए वह रात में जॉर्ज के साथ अभ्यास करने के लिए चुपके से बाहर निकल गया। स्वाभाविक रूप से यह काले लबादों से बच नहीं पाया, लेकिन कुछ मुठभेड़ों के बाद आरव ने पाया कि उनका रवैया बेहद ठंडा है। जब तक कोई शिविर से बहुत दूर नहीं जाता और परेशानी पैदा नहीं करता, तब तक वे उनकी परवाह नहीं करते। बस एक बार और चक्कर लगाओ, हम वापस लौटेंगे, आरव ने कहा। इस चक्कर के बाद मैं यह क्रॉस ब्लेड तुम्हें वापस कर दूंगा। हाँ जॉर्ज थोड़ा विचलित था और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुमने आखिरकार इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया? गस मुझे इसके लिए परेशान कर रहा था।
तलवार की तकनीक में प्रशिक्षण लेने के लिए पहली आवश्यकता एक क्रॉस ब्लेड होना होगी। कुलीनता के रूप में कई युवा योद्धा की पोशाक पहनते थे, जिसमें उनकी कमर पर तलवार लगी होती थी। हालांकि पिछले आरव ने ऐसा नहीं किया। इसका कारण यह था कि तलवार बहुत भारी थी और इससे उसकी हरकतें सीमित हो गई थीं। चूंकि उसे यह परेशानी भरा लगता था, इसलिए पिछले आरव ने बिना खंजर के ही यात्रा की थी। इस वजह से अब आरव एक अजीब स्थिति में था, जहां वह पूरी तरह से हथियारहीन था। यहां तक कि अभ्यास करने के लिए क्रॉस ब्लेड भी नहीं था। अभ्यास के लिए आरव ने अपना ध्यान उस पहले दोस्त पर लगाया जिसे उसने जागने पर देखा था। जॉर्ज अपनी दोस्ती को उजागर करने की धमकी देकर उसने जॉर्ज को एक हथियार उधार देने और उसके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए कहा था। जब जॉर्ज की आंखें सफेद हो गई थीं और ऐसा भाव था जैसे कि वह किसी बुरे दोस्त से मिला हो, तो आरव बेकाबू होकर हंसा। तुम्हारी तलवारबाजी बहुत तेजी से सुधर रही है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई क्रॉस ब्लेड की जरूरत नहीं है? जॉर्ज ने पूछा। मैं वैसे भी गज से काफी परिचित हूं, इसीलिए अगर मैं तुम्हें इसे थोड़ी देर के लिए और उधार दे भी दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे वाकई इसकी जरूरत नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस अवधि के बाद वह पहले से ही फार्लियर के परिवार की गुप्त तकनीक को देख चुका था। इसके अलावा एआई चिप की वजह से उसकी तलवारबाजी हमेशा अपने चरम पर रहेगी, इसलिए लंबे समय तक क्रॉस ब्लेड का अभ्यास न करने के कारण उसके कौशल में जंग नहीं लगेगी। अच्छा, तो हम उन्हीं नियमों के साथ एक और मैच लड़ेंगे। मैं उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करूंगा जितनी तुम करोगे। जॉर्ज ने ऐसा कहते हुए अपनी बड़ी 2 हाथ वाली तलवार उठाई और घास के मैदान के बीच की ओर चल पड़ा। उसकी तलवार चांदनी को परावर्तित करते हुए ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। आरव भी वहां आ गया था। चलो, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने एक प्रयोग के बारे में सोचा था और उसे अंजाम देने के लिए निमंत्रण भेजा था। एआई चिप कार्य स्थापित करें, प्रतिद्वंद्वी की ताकत और आसपास के माहौल का विश्लेषण करें ताकि उसे हराने के लिए सबसे अच्छी योजना बनाई जा सके। कार्य स्थापित करना, विश्लेषण शुरू करना। सिमुलेशन परिणाम, मेजबान घायल नहीं है, लक्ष्य लड़ने की अपनी क्षमता खो देता है। कृपया पुष्टि करें कि दृष्टि सहायता चालू करनी है या नहीं। इसे चालू करें। आरव के आदेश पर उसकी आंखों के सामने अनगिनत नीली रेखाएं दिखाई दीं, मानो क्षेत्र को किसी तरह की आभासी दुनिया में बदल रही हो। लक्ष्य की प्रतिक्रियाओं के अनुसार संभावना है कि पहला हमला मेजबान के दाहिने हाथ से होगा। इसका मुकाबला करने का सबसे प्रभावी तरीका साइड स्टेप जंप स्लैश एआई की आवाज का अनुसरण करते हुए। चिप उसकी रेटिना में प्रकाश की नीली किरणें पहले से ही जॉर्ज की छवि बना चुकी थीं। अपनी तलवार उठाकर आरव के दाहिने हाथ की ओर वार कर रहा था। हे, तलवार को देखो! जॉर्ज चिल्लाया। और जैसा कि अपेक्षित था, उसने पहले हमला शुरू किया। अपनी 2 हाथ वाली तलवार लहराते हुए वह आगे बढ़ा। उसकी हरकत लगभग प्रक्षेपित छवि को प्रतिबिंबित कर रही थी। आरव के होंठ मुड़े हुए थे और उसने हमले को चकमा दिया और उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस ब्लेड के साथ ऊपर उठाया। ऊंची छलांग लगाते हुए उसने क्रूरतापूर्वक इसे नीचे घुमाया। जंपिंग स्लैश! अरे, ये कैसे हुआ? जॉर्ज अजीब तरह से चिल्लाया और झुक गया। क्रॉस ब्लेड फर्श पर लुढ़क गया। आरव का क्रॉस ब्लेड फर्श पर लगा, जिससे कुछ मिट्टी और पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उछलकर आ गए। जॉर्ज उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसे लगा जैसे आरव ने उसके हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। लगभग ऐसा जैसे उसने उसकी हरकतों को पढ़ लिया था और उन्हें अपनी हथेली के पिछले हिस्से की तरह जानता था। अगर तुम हमला नहीं कर रहे हो तो मैं जवाबी हमला करने जा रहा हूं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लाओ, इसे जॉर्ज ने घबराहट से आरव को देखा। आरव ने अपने क्रॉस ब्लेड को पकड़ लिया, एक कदम आगे बढ़ाया और आगे की ओर छेद किया। हर क्रिया और हरकत बिल्कुल सटीक तरीके से की गई थी, जैसा कि एक पाठ्यपुस्तक में देखा गया। जॉर्ज ने एक अवरोधक हरकत की, लेकिन उसका शरीर इसके बजाय एक तरफ चला गया और जैसे ही उसने छेद को चकमा दिया, उसने आरव के हमले का अपने एक वार से मुकाबला किया। प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका 50 डिग्री बाएं मुड़े। क्षैतिज स्लैश आई चिप के निर्देशों का पालन करते हुए आरव ने जॉर्ज की बड़ी तलवार को चकमा दिया और एक क्षैतिज स्लैश भेजा। जॉर्ज को लगभग काटते हुए जितना अधिक वे लड़े, जॉर्ज के चेहरे पर उतना ही अधिक पसीना आया।
आरव ने उसकी हर हरकत को पूरी तरह से रोक दिया था और उसकी बचने की सीमा धीरे धीरे कम हो गई थी। मैं अब और ऐसे नहीं चल सकता। मैं इस पर सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। जॉर्ज ने अपनी बड़ी तलवार को जोर से घुमाया और उसे आरव की तलवार से टकराया। धमाका चांदी की रोशनी का एक टुकड़ा उड़कर सीधे घास में जा लगा। यह जॉर्ज के हाथों में बड़ी तलवार थी। ब्लेड कांपना बंद नहीं हुआ था और उसने वेंग वेंग की आवाज निकाली। स्पैरिंग एरिया में आरव की क्रॉस ब्लेड तलवार जॉर्ज की कमर पर क्षैतिज रूप से छू गई थी। तुम हार गए। वास्तव में मैं हार गया, जॉर्ज ने बड़बड़ाया और फिर तुरंत आरव को घूरने लगा। तुमने ये कैसे किया? यह वास्तव में बहुत सरल है। तुम्हारे साथ लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे तुम्हारी हरकतों का क्रम पहले से ही याद है। आरव ने अपनी तलवार वापस खींच ली और मुस्कुराते हुए झुक गया। मेरी हरकतों का क्रम, जॉर्ज ने दोहराया। हां, इसे सरल तरीके से कहें तो हर किसी की एक आदत होती है। जब वह हमला करता है, जब तक तुम उन्हें याद रख सकते हो, तब तक दुश्मन की आदतों के अनुसार जाल बिछाना आसान होगा। मैंने तुम पर भी यही चाल चली है। ओह, जॉर्ज ने एक लंबी सांस छोड़ी। अब मैं समझ गया। और फिर आरव को क्षण भर के लिए देखते हुए, जैसे कि वह किसी राक्षस को देख रहा हो। तलवार की तकनीक में तुम्हारा हुनर बिल्कुल सबसे बढ़िया है जो मैंने कभी देखा है। अगर तुम्हें मैगस अनुचर बनने के लिए नहीं चुना जाता है, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से किसी राज्य की राजधानी के इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट में जाने की सलाह दूंगा। इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट। हो, विक्रांत जानता था कि इंपीरियल नाइट इंस्टीट्यूट सर्द साम्राज्य में सबसे अच्छा नाइट इंस्टीट्यूट था जहां से जॉर्ज आया था। न केवल वे कुलीनों की भर्ती कर रहे थे, बल्कि प्रवेश की आवश्यकताएं भी बहुत अधिक थीं। ऐसा कहा जाता था कि केवल प्रतिभाशाली लोगों को ही स्वीकार किया जाएगा। तलवार की तकनीक केवल मेरा शौक है, लेकिन मैग्स बनना मेरा आजीवन सपना है। एक नाइट की ताकत महान हो सकती है, लेकिन यह अभी भी विक्रांत के मानकों के अनुसार समझ में आता था, सीमाओं से परे नहीं। हालांकि अफवाहों से मैगी बिजली और गड़गड़ाहट सहित तत्वों में हेरफेर करने में सक्षम थे। उन्होंने एक महान दीर्घायु भी प्राप्त की। एक मैगस की महानता स्पष्ट रूप से एक मानव की सीमाओं को पार कर गई और विक्रांत इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा हर मैगस ज्ञान से भरा विद्वान होता है। मैगी का धर्मनिरपेक्ष, दुनिया के साथ प्रयोग करने के प्रति सख्त रवैया था। उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए भारी मात्रा में शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति के नियमों का अध्ययन करने की कोशिश की। यह जीवन शैली विक्रांत के वैज्ञानिक के रूप में पिछले जीवन के साथ अधिक संगत थी। हाँ, भले ही वह एक ग्रैंड नाइट हो, वे केवल एक औपचारिक मैगस के सेवक हो सकते हैं। एक मैगस के पास जो ताकत होती है, वह ऐसी चीज है जिसकी कल्पना करना हमारे लिए असंभव है। जॉर्ज का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गाने के लहजे में शब्द बोले। ऐसा क्यों है कि आप जो भी शब्द बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वे किसी कवि द्वारा बोले गए हैं। विक्रांत ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं। हाँ, मैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पिता ने मुझे रईसों के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए दरबार में भेजा था। जॉर्ज ने अपनी पिछली स्थिति फिर से शुरू की। अचानक अपनी आंखें झपकाते हुए उसने शरारती अंदाज में कहा, विक्रांत, तुम्हारी कोई मंगेतर तो नहीं है ना? क्यों ना मैं तुम्हें अपनी बहन मौली से मिलवा दूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।